स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे शब्द की तह तक चलेंगे जो आजकल हर जगह सुनाई देता है, मैनिफेस्टेशन। कभी ये सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में अच्छी चीजें जैसे चुंबक की तरह खिंची चली आती हैं, जबकि बाकी लोग बस सोचते ही रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके पास कोई सीक्रेट हो। और वो सीक्रेट सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा से कहीं ज्यादा गहरा है। असल राज हमारी आदतों में, हमारे गहरे डरों में और हम अंदर से खुद को क्या मानते हैं, मतलब हमारी पहचान में छिपा है। बिल्कुल। और इसी राज को खोलने के लिए आज हम रॉक्सी नफूसी की किताब मैनिफेस्ट में दिए गए 7 कदमों पर एक गहरी पड़ताल करेंगे। हम समझेंगे कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और अपनी पहचान को बदलने का एक प्रैक्टिकल नक्शा है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर वापस बिठाता है। मैनिफेस्टेशन को लेकर जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो ये है कि लोग इसे एक पैसिव, मतलब एक निष्क्रिय प्रक्रिया समझते हैं। हाँ, कि बस सोफे पर बैठकर अपने सपनों की कार के बारे में सोचो और वो दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। सही बात है। अगर ऐसा होता तो पार्किंग की जगह ही कम पड़ जाती। बिल्कुल। जबकि रॉक्सी नफूसी का जो मूल विचार है वो इसके ठीक उल्टा है। वो कहती हैं, यू डोंट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, यू मैनिफेस्ट व्हाट यू बिकम। इसका मतलब है आप वो चीजें अपनी ओर नहीं खींचते जो आप चाहते हैं, बल्कि आप वो चीजें आकर्षित करते हैं जो आप खुद बन जाते हैं। ये लाइन तो बहुत गहरी है। ये पूरी जिम्मेदारी वापस हम पर डाल देती है। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए एक जवाब है जो जिंदगी में कहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं या जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक युवा प्रोफेशनल है, अमन। वो एक बेहतर नौकरी चाहता है। ठीक है। ज्यादा जिम्मेदारी, बेहतर सैलरी, ज्यादा सम्मान। वो रोज सोचता भी है, विजुअलाइज करता है, लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है? क्या होता है? ऑफिस में जब कोई मुश्किल प्रोजेक्ट आता है तो वो पीछे हट जाता है सोचकर कि अगर मैं फेल हो गया तो। मीटिंग में उसके पास आइडिया होता है पर वो बोलने से डरता है। अच्छा। और शाम को घर आकर वो स्किल सीखने के बजाय घंटों सोशल मीडिया पर बिताता है। यहाँ साफ दिखा है कि अमन जो चाहता है और अमन जो है वो दो अलग अलग इंसान है। एग्जैक्टली। उसकी चाहत एक लीडर बनने की है, पर उसकी आदतें और उसका व्यवहार एक फॉलोअर का है जो बस आराम और सुरक्षा चाहता है। और यही वो खाई है जिसे ये 7 कदम भरते हैं। ये हमें उस इंसान में बदलते हैं जिससे वो नतीजे स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। पहला कदम है अपनी सोच में स्पष्टता लाएं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर शायद यहीं सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। मुझे खुश रहना है या मुझे सफल होना है, ये तो लक्ष्य नहीं है, ये तो बस भावनाएं हैं, है ना? बिल्कुल। हमारा दिमाग एक अस्पष्ट निर्देश पर काम नहीं कर सकता। ये गूगल मैप्स में कहीं अच्छी जगह ले चलो डालने जैसा है। हाँ, सही। वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। अमन का बेहतर नौकरी का लक्ष्य भी ऐसे ही है। उसे बिल्कुल साफ होना होगा, किस इंडस्ट्री में, किस तरह की कंपनी में, उसका रोल क्या होगा, ऑफिस का माहौल कैसा होगा। हाँ, और उस नौकरी में रहते हुए उसे कैसा महसूस होगा। क्या वो ऊर्जावान महसूस करेगा, सम्मानित महसूस करेगा, ये सब। और इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प मनोविज्ञान है। जहां तक मैंने पढ़ा है, हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस कहते हैं। हाँ, ये हमारे दिमाग का गेटकीपर है जो तय करता है कि लाखों सूचनाओं में से कौन सी हमारे लिए जरूरी है। तो जब हम लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं तो आप अपने आरएएस को प्रोग्राम कर देते हैं। आप उसे बताते हैं कि देखो, ये मेरे लिए जरूरी है। फिर आपका दिमाग अपने आप उन मौकों, लोगों और जानकारी को नोटिस करने लगता है जो उस लक्ष्य से जुड़े हैं, जो पहले आपको दिखते ही नहीं थे। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई एक खास कार खरीदने का मन बनाता है तो अचानक वही कार सड़कों पर हर जगह दिखने लगती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। कारें तो पहले भी उतनी ही थी जी, पर अब उसका आरएएस उस पर ध्यान दे रहा है। ठीक यही होता है। तो स्पष्टता पहला कदम है, लेकिन जैसे ही आप स्पष्ट होते हैं, एक दूसरी ज्यादा बड़ी दीवार सामने आती है, और वो है दूसरा कदम, डर और शक को हटाना। हाँ, डर और शक को हटाएं। अच्छा, तो विजन क्लियर हो गया, पर दिमाग के अंदर से एक आवाज आती है, मित विश्वासों की है। मैं क्रिएटिव नहीं हूं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, या अच्छी चीजें मेरे साथ नहीं होती। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये हमारी सच्चाई बन जाते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन इन्हें सच मानकर हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो अमन के केस में उसका डर शायद असफलता का है, या शायद उसे अंदर से लगता है कि वो उस बड़ी जिम्मेदारी के लायक ही नहीं है। बिल्कुल। और इसी डर की वजह से वो मुश्किल प्रोजेक्ट से बचता है,
क्योंकि वो अनजाने में खुद को ही सही साबित कर रहा होता है कि देखा, मैं ये नहीं कर सकता। तो यहाँ खुद से ये पूछना जरूरी है कि वो कौन सी एक कहानी है जो हम खुद को बार बार सुनाते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। हाँ, उस आवाज को पहचानना ही उसे चुप कराने का पहला कदम है। मुझे लगता है ये द करेज टू बी डिसलाइक्ड की फिलॉसफी से भी जुड़ता है। हमारा बहुत सारा डर इसी बात से आता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गई। उस डर से आजाद होना जरूरी है। सही कहा। और जब आप डर को पहचान लेते हैं, तब आता है तीसरा और सबसे अहम कदम, जहां मैनिफेस्टेशन की हवाई बातें जमीन पर उतरती हैं। अपने व्यवहार को अपनी सोच के अनुरूप बनाना। एग्जैक्टली। यहाँ आकर ही असली काम शुरू होता है। एक्शन के बिना सोचना सिर्फ दिन में सपने देखना है। आप दुनिया के सबसे पॉजिटिव इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हरकतें आपकी सोच से मेल नहीं खाती तो कुछ नहीं बदलेगा। आपकी आदतें इस बात का सबूत हैं कि आप असल में किस चीज पर विश्वास करते हैं। अगर अमन कहता है कि वो एक काबिल लीडर बनना चाहता है, तो उसे उस लीडर की तरह व्यवहार करना शुरू करना होगा, भले ही उसे अभी तक वो टाइटल ना मिला हो। मतलब उसे मीटिंग्स में बोलना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ, और अपने स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए रात को 1 घंटा लगाना होगा। ये मुझे जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की याद दिलाता है। वो भी यही कहते हैं कि लक्ष्य पर ध्यान मत दो, उस इंसान की पहचान अपना लो जिससे वो नतीजे अपने आप मिलते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल है। क्लियर सिस्टम और छोटी आदतों पर बहुत जोर देते हैं, जबकि नफूसी पहचान और भावना पर। क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से ये एक दूसरे के पूरक हैं। नफूसी क्यों पर फोकस करती हैं, यानी वो गहरी भावनात्मक पहचान जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती हैं। और जेम्स क्लियर कैसे पर? हाँ, वो कैसे पर फोकस करते हैं, यानी वो छोटे प्रैक्टिकल सिस्टम जो उस एक्शन को आसान और ऑटोमेटिक बना देते हैं। आपको दोनों की जरूरत है। पहचान के बिना आदतें खोखली हैं और आदतों के बिना पहचान सिर्फ एक सपना। आप सुन रहे हैं ज्ञानोदय पॉडकास्ट, जहां हम ऐसे ही विचारों की गहराई में जाते हैं। तो एक बार जब कोई एक्शन लेना शुरू करता है तो सब आसान हो जाना चाहिए ना? पर होता इसका उल्टा है। चीजें और मुश्किल लगने लगती हैं, और यही चौथा कदम आता है, ब्रह्मांड की परीक्षाओं पर काबू पाएं। मुझे ये ब्रह्मांड की परीक्षा वाला शब्द थोड़ा रहस्यमय लगता है। हमारे दिमाग में असल में क्या हो रहा होता है? ये बिल्कुल भी रहस्यमय नहीं है। ये हमारा नर्वस सिस्टम है जो बदलाव का विरोध कर रहा है। हमारा दिमाग आराम का आदी है। अच्छा। वो बेहतरी के बजाय जानी पहचानी चीजों को पसंद करता है, भले ही वो जानी पहचानी चीज हमारे लिए बुरी क्यों ना हो। मतलब ये एक तरह का कंफर्ट जोन है। हाँ, तो जब आप कुछ नया करते हैं तो आप अपने दिमाग के कंफर्ट जोन को चुनौती देते हैं और वो अलार्म बजाना शुरू कर देता है। इसी को किताब में परीक्षा कहा गया है। मतलब ये मुश्किल इस बात का संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं, न कि गलत रास्ते पर। बिल्कुल। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। अमन ने नई आदतें अपनाई, मीटिंग में बोलना शुरू किया और एक दिन उसकी क्लाइंट प्रेजेंटेशन बहुत खराब हो गई। तो उसका दिमाग तुरंत उसे पुरानी आदतों की तरफ खींचेगा। हाँ, दिमाग तुरंत कहेगा, देखा, मैंने कहा था ना, ये तुम्हारे बस का नहीं है, वापस अपनी पुरानी जगह पर चलो, वहीं सुरक्षित हो। ये परीक्षा है। अगर वो यहाँ रुक गया तो वो कभी नहीं बदलेगा। उसे समझना होगा कि ये प्रक्रिया का हिस्सा है। सही बात। तो जब चीजें मुश्किल होती हैं तो उसे रुकने का संकेत नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का सबूत मानना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। बिल्कुल। अब आते हैं 5वें कदम पर, जो है कृतज्ञता का अभ्यास करना। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है। हाँ, कृतज्ञता एक बहुत शक्तिशाली टूल है। ये हमारे दिमाग को मेरे पास क्या नहीं है वाली सोच से हटाकर मेरे पास क्या है वाली सोच पर प्रशिक्षित करता है। इससे तनाव कम होता है, हम बेहतर फैसले लेते हैं। लेकिन ये एक जाल भी बन सकता है। लोग कृतज्ञता का इस्तेमाल अपनी साधारण जिंदगी या किसी बुरी स्थिति को सही ठहराने के लिए करने लगते हैं। हाँ, मेरा बॉस बहुत बुरा बर्ताव करता है, पर मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास नौकरी तो है। ये तो ठहराव की ओर ले जाएगा। आपने एकदम सही पकड़ा। सच्ची कृतज्ञता निष्क्रिय नहीं होती। अमन अपनी मौजूदा नौकरी के लिए आभारी हो सकता है कि उसे यहाँ से अनुभव मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है। ठीक है। ये आभार उसे आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा देगा, न कि उसी नौकरी में फंसे रहने का बहाना। तो सवाल ये है कि क्या कृतज्ञता का इस्तेमाल आगे बढ़ने की ऊर्जा के लिए हो रहा है या ठहराव को सही ठहराने के लिए? एग्जैक्टली। ये बहुत जरूरी फर्क है। और अगला, छठा कदम भी एक ऐसी भावना से जुड़ा है जिसे हम अक्सर नकारात्मक मानते हैं। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ईर्ष्या एक बहुत कड़वी भावना है। कोई इसे असल में कैसे बदल सकता है?
लेखक का नजरिया यहाँ बहुत अलग है। वो कहती हैं कि ईर्ष्या को एक दिशा सूचक की तरह देखो। एक दिशा सूचक? हाँ, अगर आपको किसी और की सफलता देखकर जलन हो रही है तो इसका मतलब है कि वो चीज आपके लिए मायने रखती है और आपके अवचेतन को लगता है कि वो आपके लिए भी संभव है। अच्छा। आपको उस इंसान से जलन नहीं हो रही जिसके पास कुछ ऐसा है जो आप चाहते ही नहीं। मतलब ईर्ष्या इस बात का एक डेटा पॉइंट है कि हमारे अंदर कौन सी इच्छा दबी हुई है। एग्जैक्टली। तो जब अमन का कोई सहकर्मी प्रमोट होता है तो करवाहट महसूस करने के बजाय वो रुककर खुद से पूछ सकता है, इस प्रमोशन से मुझे जलन क्यों हो रही है? क्योंकि मैं भी सम्मान और विकास चाहती हूँ। हाँ। ठीक है, अब देखते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया जो मैं भी कर सकता हूँ। उसने कौन से स्किल सीखे, उसने मुश्किल प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल किया। तो अचानक ईर्ष्या एक सीखने का मौका बन जाती है। बिल्कुल। ये नजरिए का खेल है। वो कितना भाग्यशाली है से हटकर उसने ऐसा क्या किया जो मैं भी कर सकता हूँ पर आना। सही कहा। और फिर आता है आखिरी 7वां कदम, प्रक्रिया पर भरोसा करें। और भरोसा अंधी आस्था नहीं है। इसका मतलब है कि जब आपको तुरंत परिणाम न दिखें तब भी आप सही काम करते रहें। ये इस विश्वास पर आधारित है कि सही इनपुट का नतीजा देर सवेर जरूर मिलेगा। मतलब अगर आपको हर कदम पर सबूत चाहिए तो आप भरोसा नहीं कर रहे, आप सौदा कर रहे हैं। ये धैर्य का खेल है। जैसे अमन 6 महीने से मेहनत कर रहा है पर उसे कोई प्रमोशन नहीं मिला। भरोसा करने का मतलब है कि वो निराश होकर सब कुछ छोड़ ना दे, बल्कि ये मानकर अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखे कि वो जो बीज बो रहा है उसका फल मिलेगा, भले ही वो कब और कैसे मिलेगा ये उसके हाथ में ना हो। और ये नेविल रविकांत के पंचांग की उस सोच से मिलता है जहां वो कहते हैं कि जिंदगी में लंबे खेल खेलो। हाँ, छोटे मोटे नतीजों के पीछे मत भागो। जब आप प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म नतीजों के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। तो ये 7 कदम मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, स्पष्टता से लेकर एक्शन और फिर मुश्किलों के बावजूद टिके रहना। ये वाकई मैनिफेस्टेशन को एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीनी चीज बना देता है। बिल्कुल, ये कोई जादू नहीं, ये अपनी जिंदगी को होशपूर्वक डिजाइन करने का तरीका है। तो इन सब बातों को कोई अपनी जिंदगी में कैसे लागू करे? सुनने में तो सब अच्छा है, पर शुरुआत कहाँ से हो? इसे हम 3 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं ताकि ये भारी न लगे। ठीक है, तो आज रात को ही क्या किया जा सकता है? आज बस एक डायरी या कागज पर अपना एक सबसे जरूरी लक्ष्य लिखें, पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से। एकदम डिटेल में? हाँ, वो कैसा दिखता है, महसूस होता है, हर डिटेल। और फिर उसके ठीक नीचे उस लक्ष्य से जुड़ा एक डर या सीमित विश्वास लिखें। जैसे मेरा लक्ष्य एक सफल लेखक बनना है और मेरा डर है कि मेरे विचार किसी को पसंद नहीं आएंगे। बिल्कुल, सिर्फ उसे कागज पर उतारने से ही उसका असर कम होने लगता है। ये तो किया जा सकता है। और इस हफ्ते के लिए क्या एक्शन हो सकता है? इस हफ्ते एक बहुत छोटी आदत शुरू करें जो आपके भविष्य के आप से मेल खाती हो। अच्छा। अगर आप एक ज्ञानी व्यक्ति बनना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 15 मिनट कुछ नया पढ़ें। साथ ही रोज रात को सोने से पहले 2 मिनट उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं। ये फोकस को धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। और अगर थोड़ा लंबा सोचें तो इस महीने के लिए क्या प्लान हो सकता है? इस महीने एक मानसिक अभ्यास करें। जब भी आप किसी से ईर्ष्या महसूस करें तो उसे तुरंत एक सवाल में बदलें, मैं इस स्थिति से अपने बारे में क्या सीख सकता हूं? और जब भी कोई काम मुश्किल लगे या प्रतिरोध महसूस हो तो रुकने के बजाय खुद को शाबाशी दे कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। ये मानसिकता का एक बड़ा बदलाव है जो लंबे समय में बहुत मदद करता है। ये बहुत ही ठोस और करने लायक कदम है। तो आज की इस पूरी चर्चा से वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? मेरे हिसाब से 6 मुख्य बातें हैं। पहली, आप वो नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप हैं। इसलिए फोकस खुद को बदलने पर होना चाहिए, बाहर की चीजों पर नहीं। दूसरी बात, स्पष्टता ही शक्ति है। एक अस्पष्ट लक्ष्य बिला पते के खत जैसा है, वो कहीं नहीं पहुंचता। तीसरी, आपकी आदतें आपके विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। एक्शन के बिना सोचना सिर्फ एक सपना है। चौथी, असुविधा और प्रतिरोध विकास का संकेत है, असफलता का नहीं। इनसे भागना नहीं, इनका सामना करना है। पांचवी, ईर्ष्या एक दिशा सूचक है। ये आपको बताती है कि आप असल में क्या चाहते हैं। इसे दुश्मन नहीं, गाइड माने। और छठी, जो मुझे सबसे जरूरी लगी, आत्मप्रेम का असली मतलब अनुशासन और खुद के लिए सही सीमाएं तय करना है, न कि सिर्फ खुद को लाड़ प्यार करना। बिल्कुल।
वो काम करना जो लंबे समय में आपके लिए अच्छा हो, भले ही वो उस पल में मुश्किल लगे। हाँ, यही आत्मसम्मान की नींव है। उम्मीद है मैनिफेस्टेशन पर ये गहरी और प्रैक्टिकल चर्चा हमारे सुनने वालों को पसंद आई होगी। ये वाकई कोई जादू नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को डिजाइन करने का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। और आखिर में एक विचार जिसके बारे में सोचा जा सकता है, क्या हो अगर मैनिफेस्टेशन का असली मतलब ब्रह्मांड से कुछ मांगना नहीं, बल्कि खुद को उस लायक बनाने की एक अथक प्रक्रिया है कि ब्रह्मांड आपको वो देने से इनकार ही न कर पाए। अगर आपको ये ज्ञानोदय पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इन 7 कदमों में से कौन सा कदम आपको सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगा, और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे।